हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों हम बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की वर्किंग के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को याद होगा हम लोगों ने सीवीसी की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में डिस्कशन करी थी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उसकी वर्किंग के बारे में। सीवीसी जो है अपनी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंडक्ट करता है न्यू दिल्ली में बने अपने हेडक्वार्टर्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसको पावर मिल रखी है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ये जिस तरीके से भी इंक्वायरी एग्जामिनेशन कुछ भी कंडक्ट करना चाहे ये कर सकता है। ये अपने खुद के प्रोसीजर जो है वो अपना सकता है। सीवीसी इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड, और इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनका जुडिशियल कैरेक्टर होता है। इट मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज सो एज टू एनेबल इट टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर द विजिलेंस, और एंटी करप्शन वर्क में इसको अपना सहारा मिले जो भी इंक्वायरी या एग्जामिनेशन जो इसके अंदर कंडक्ट कर रहा है। तो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, कोई भी रिपोर्ट हो किसी केंद्रीय लेवल पर काम कर रहे हुए सरकारी अधिकारी की, ठीक है, तो वो उस रिपोर्ट को, अगर वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी के पास है, उससे ये सीवीसी ये रिपोर्ट को मंगवा सकता है। एक चीज़ अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के बारे में, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं यहाँ देखो। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, द अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, अ गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी सोसाइटी, एंड एनी लोकल अथॉरिटी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, जब इसको रिपोर्ट ये मिलती है ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी अंडरटेकन बाय एनी एजेंसी ऑन ए रेफरेंस मेड बाय इट, इसने अगर किसी भी एजेंसी को, जैसा कि भी आपने ऊपर पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला या उसकी अथॉरिटीज़ को बोला, तुमने किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मैटर पर, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में जो भी इंक्वायरी जो कंडक्ट करी थी उसकी रिपोर्ट जो है हमें सौंपो। और अब वो जो डिपार्टमेंट है या जो ऑफिस है, वो अथॉरिटी है या केंद्र सरकार खुद भी इन्वॉल्व है या फिर कोई उसकी मिनिस्ट्री है, उसके बारे में अगर सीवीसी ने अगर रिपोर्ट मांगी है, तो ऑन द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी अंडरटेकन बाय एनी एजेंसी ऑन अ रेफरेंस मेड बाय इट, तो सीवीसी फिर क्या करता है, ये केंद्र सरकार को एडवाइस करने का काम करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज़ को कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या होना चाहिए। अब उस अधिकारी को सस्पेंड करना है, सारे के सारे स्टाफ को सस्पेंड करना है, या फिर जांच और लेवल की बिठानी है, बेसिकली करना क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, दे शैल कंसिडर द एडवाइस ऑफ द सीवीसी, और उनको अप्रोप्रिएट एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी अगर कुछ निर्देश जारी कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, हालांकि उसको मानना या ना मानना कोई भी फोर्स नहीं कर सकता अगेन, क्योंकि इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी नेचर की हैं, वो रिकमेंडरी नेचर की हैं, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इसकी रिकमेंडेशंस को, इसकी एडवाइस को। However, where the central government or any of its authorities does not agree with the advice of Central Vigilance Commission, जहाँ पर केंद्र सरकार या उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं जो भी एडवाइस जारी करी गई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, उससे अग्री अगर नहीं करती हैं वो अथॉरिटीज़ या वो केंद्र सरकार, इट शैल कम्युनिकेट द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग टू द सीवीसी। उसको वो सारे रीजन जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जो है फिर वो बताने पड़ेंगे लिख कर, ठीक है, लिख कर बताने पड़ेंगे। लिख कर इसलिए बताने पड़ेंगे ताकि अगर कल को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कोई चीज़ करने को बोली थी, किसी अधिकारी को सस्पेंड करने को बोला था, उस ऑफिस के स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोला था, सरकार ने फिर भी बात नहीं मानी, और देश में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाता है उस चीज़ से रिलेटेड, तो एटलीस्ट कल को कोर्ट में मैटर जाता है तो सीवीसी ये चीज़ दिखा सके सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि हमने केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे थे, इन्होंने माने नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ एक एडवाइजरी, एक रिकमेंडरी बॉडी है, अल्टीमेटली हमारी बातों को, हमारे एडवाइजर्स को मानना केंद्र सरकार के बस की बात है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसको एनुअली
जो है प्रेसिडेंट के सामने रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। प्रेसिडेंट जो है फिर इन रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने पेश करते हैं। फिर बात हम लोग करते हैं विजिलेंस यूनिट्स इन द मिनिस्ट्रीज। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, विजिलेंस जांच या फिर विजिलेंस कमिटीज तो ये कहीं पर भी बन सकती हैं। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर विजिलेंस यूनिट्स कौन सी होती हैं? सारी की सारी मिनिस्ट्रीज या जो डिपार्टमेंट्स होते हैं केंद्र सरकार के, वहाँ पर एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज़रूर होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर है। और जब हम पढ़ते हैं इसकी कॉम्पोजिशन को, वो पर्सन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और दूसरे 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर्स। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कोई भी डिपार्टमेंट हो, पब्लिक बॉडी, आजकल पब्लिक बॉडीज भी, प्राइवेट बॉडी भी, वहाँ पर विजिलेंस ऑफिसर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के भी हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी के दायरे के इर्द गिर्द अपनी डिस्कशन को रखना। तो हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो कि केंद्र सरकार के पास होती है, लाइक होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सब के पास एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है हु हेड्स अ विजिलेंस डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। मतलब हर एक गवर्नमेंट का, हर एक मिनिस्ट्री का, हर एक डिपार्टमेंट का एक विजिलेंस डिवीजन होता है। हु असिस्ट एंड एडवाइजेस द सेक्रेटरी और हेड ऑफ ऑफिस इन ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू विजिलेंस, जो कि हेल्प करता है, एडवाइस करता है सेक्रेटरी को या फिर हेड ऑफ द ऑफिस को सारे मुद्दों में, जब वो किसी ना किसी वो मतलब मुद्दे, कोई ना कोई मुद्दे विजिलेंस से एसोसिएटेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ये जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है, सीवीओ, ही ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑन वन हैंड। बिटवीन हिज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जिस भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के साथ ही एसोसिएटेड है, तो ही प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन दिस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जहाँ पर वो काम कर रहा है, एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन द अदर। एक हाथ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन और सीवीसी, एक हाथ पर, दूसरे हाथ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन और सीबीआई। विजिलेंस फंक्शंस जो परफॉर्म करे जाते हैं सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर के द्वारा, वो क्या क्या होते हैं? कलेक्टिंग इंटेलिजेंस अबाउट करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन जो है वो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इन्वेस्टिगेटिंग वेरीफिएबल एलिगेशंस रिपोर्टेड टू हिम। उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना जो कि इसको लगता है कि हाँ ये बेबुनियादी बातें नहीं है, ये एलिगेशंस के अंदर थोड़ा सा दम है, उसको देखने के बाद अपनी विजिलेंस जांच जो है वो कंडक्ट करना। प्रोसेसिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसर्न। जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो इसके पास आई हैं या इसने जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी थी, उन रिपोर्ट्स को उसके बाद जारी करा है, उसको उसकी प्रोसेसिंग करना फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसर्न। रेफरिंग मैटर्स टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर एडवाइस वेर एवर नेसेसरी। क्योंकि ये जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर है, ये एक बहुत छोटा पर्सन है एज कम्पेयर टू द बिग बॉडी नोन एज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। सेकेंड एआरसी की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस, जनवरी 2007 की, उसमें वाली चीज दे रखी है। फिर दोस्तों बात करते हैं विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के बारे में, इसको जानते हैं। ओरिजिनली द ईयर ऑफ द एक्ट वाज 2011, लेटर इट वाज चेंज टू 2014। उसके कुछ फंक्शंस हैं और 7th पॉइंट यही है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, मंजूरी मिल गई है 13 मई 2014 को। ये जो एक्ट है
It provides a mechanism for protecting the identity of whistleblowers. विसल ब्लोअर एक ऐसी टर्म होती है जो ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि करप्शन को एक्सपोज करते हैं किसी भी कंसर्न अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, जहां पर उनको लगता है कि उसका भट्टा बैठ जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पर काम कर रहे लोगों का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी धांधलीबाजी हो रही है, करप्शन हो रही है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिसके बारे में यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं या फिर या तो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर वो इस बात से रूबरू नहीं है, उनको नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ऐसा कोई पर्सन जिसको ऐसी खबर मिलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें रिवील करनी चाहिए, ऐसे पर्सन को कहा जाता है, रॉन्ग डूइंग्स को रिपोर्ट करना चाहिए, ऐसे पर्सन को कहा जाता है विसल ब्लोअर। तो पीपल हु एक्सपोज करप्शन इन द गवर्नमेंट और इरेगुलरिटीज बाय पब्लिक फंक्शनरीज कैन नाउ बी फ्री ऑफ एनी फियर ऑफ विक्टिमाइजेशन, कि उनको विक्टिम बनाया जाएगा या फिर जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट करी है वो फिर हमें फंसाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टम, इस एक्ट में जो है एक पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करी जा रही है हमारे देश के अंदर जहाँ पर लोगों को सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं मिले, वो फ्री नहीं हो सिर्फ फियर ऑफ विक्टिमाइजेशन से, बट उनको प्रोत्साहन भी मिले। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर लोगों को इंकरेजमेंट मिले टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन और द विलफुल मिसयूज ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स। As per the Whistleblowers Protection Act 2014, a person can make a public interest disclosure on corruption before a competent authority. कोई भी जो पर्सन है, he or she can make a public interest disclosure करप्शन के ऊपर। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो जो जनता के हक में या फिर बड़े दायरे के हक में करा जाता है ना, किस मैटर के ऊपर, करप्शन रिलेटेड मैटर के ऊपर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का वैसे भी रोल यही होता है ना, अगर आपको पता है ना, मेनली वो चीज करप्शन के ऊपर ही है, बॉडी है ना जो बेस्ड है। तो एक्ट के अनुसार अ पर्सन कैन मेक अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऑन करप्शन बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच इज एट प्रेजेंट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनी अदर बॉडी ऑल्सो फॉर रिसीविंग सच कंप्लेंट्स अबाउट करप्शन। लेकिन जो हम पढ़ रहे थे ना, विक्शियस कंप्लेंट या फ्रिवलस कंप्लेंट या किसी को फंसाने के लिए रणनीति, जो झूठी कंप्लेंट करी जाती है विसल ब्लोअर्स के द्वारा, द एक्ट लेज डाउन पनिशमेंट ऑफ अप टू 2 years, जेल हो सकती है 2 साल की पर्सन को, और फाइन लग सकता है लगभग 30,000 रुपये का अगर झूठी चीज़ें रिपोर्ट करी गई तो, क्योंकि एक पर्सन की नौकरी, करियर, उसकी जो रोटी कपड़ा मकान है वो दाव पर लग सकते हैं अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए कि येस दैट पर्सन गॉट इन्वॉल्व इन सम और द अदर काइंड ऑफ करप्शन। एक्ट ये भी कहता है दैट एवरी डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन गुड फेथ, ताकि उससे काफ़ी लोगों को भला हो और उससे सबको एक चेतावनी मिले कि ऐसा फ्यूचर में किसी को किसी भी चीज़ के अंदर एंगेज नहीं होना है, उस चीज़ के लिए करा जाना चाहिए। तो डिस्क्लोजर दैट सीज दैट एवरी डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन गुड फेथ एंड द पर्सन मेकिंग द डिस्क्लोजर शैल प्रोवाइड अ पर्सनल डिक्लेरेशन, ये स्टेट करते हो दैट ही रीजनेबली बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय हिम एंड द एलिगेशन कंटेंट देयर इन इज सब्सटेंशियली ट्रू। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा बेटा तो तुम फंस जाओगे, 2 साल की तुम्हें जेल हो सकती है या फिर 30,000 रुपये का फाइन लग सकता है झूठी कंप्लेंट करने पर, झूठा इशू रेज करने पर। उसके बाद इस एक्ट में क्या बोला गया, मुद्दे से मत भटकना, ये सारे प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। डिस्क्लोजर्स कैन बी मेड इन राइटिंग, आप या तो लिख कर दे दो किसी भी कंसर्न अथॉरिटी को या ईमेल कर दो, in accordance with the procedure as may be prescribed and contain full particulars and be accompanied by supporting documents or other material। अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नाम वगैरह कोई देने की जरूरत नहीं है इनकी, मतलब आप ये जो है इसके बारे में पता लगाओ, आप उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग आप लिखत में एक चिट्ठी लिखकर दे दो, जैसे रेड मूवी के अंदर दिखाया हुआ है। अब वो बहुत एक पुराने ज़माने के ऊपर एक निर्धारित है वो केस, ठीक है, पुराना ज़माना इन द सेंस कि आप इसको ऐसा मान लो कि 1970s, क्योंकि इंदिरा गांधी जी दिखाई हुई है उसके अंदर, तो आप ऐसे ही मान सकते हो कि 1960s 70s 80s का डिकेड है वो, ठीक है। वहाँ पर जो है उसको चिट्ठी मिलती है, तो विसल ब्लोइंग तो है वहाँ पर, लेकिन वो राइटिंग की फॉर्म में उसको दिया जा रहा है।
आजकल आप ईमेल वगैरह लिख कर ये सब काम कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आपको ये काम करना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे, मतलब सामने वाले के लिए ईजी होना चाहिए कि आप बताना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बताओ। उसके अंदर कोई आपको घुमा फिरा के मतलब बीटिंग अराउंड द बुश वाली बातें नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो विद प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और आपको पूरे पूरे डिटेल्स सामने वाली पार्टी के देने होंगे आपको। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या आपके पास कोई मटेरियल है, कोई किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई फोटोग्राफ्स हैं, या क्या है, ठीक है। जैसे कि शादी में ज़रूर आना मूवी में आपने देखा होगा, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता रहा था, जब सत्येंद्र शर्मा जो भी होता है, सत्येंद्र मिश्रा जो भी होता है वो करेक्टर, जब वो आरती के ऊपर चार्जेस जब लगवा रहा होता है, तो वो कुछ फ़ोटोज़ जारी करता है ना कि आपका इनके साथ, आप इनको कैसे जानती हैं, इनकी फ़ोटो आपके साथ कैसे है, या आपने आपका क्या इनके साथ उठना बैठना है क्या, ठीक है। तो फिर वो उसके ऊपर एक ब्लेम लगाता है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आरती जी को एक गाड़ी गिफ्ट कर रखी है, जो कि इनके घर के बाहर जो है, इनके लॉन में जो है वो पार्क है वो गाड़ी। तो यहाँ पर जो है आपकी एक फ़ोटोग्राफ भी वो हो सकता है, देखो कि मतलब एक मिस इंटरप्रिटेशन हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि एक फ़ोटोग्राफ, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, इससे काम हो सकता है अधिकारियों का ज़्यादा आसानी से, तो आपको वो प्रोवाइड करना चाहिए। आजकल ना ये जो फोटोग्राफ और जो वीडियोस का जो सिलसिला है, ये बहुत ख़तरनाक हो चुका है किसी भी अधिकारी को फंसाने के लिए, है ना। क्योंकि इसके अंदर आराम से अब एडिटिंग करी जा सकती है, और वहाँ पर चेहरा किसी का लगाकर बॉडी एक्सप्रेशन कुछ और, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और, ये आराम से लगाए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम लोग डीफेक, जो कि अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक होकर बहुत पावरफुल टूल बन सकता है, किसी को भी बदनाम करने के लिए, किसी की भी बेइज्जती करने के लिए, किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए, किसी को भी तबाह करने के लिए। आजकल डीप फेक की टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ कमाने वाले बहुत बुरी तरीके से पैसे कमा रहे हैं। डीप फेक की रिपोर्ट बॉलीवुड का आजकल हर एक सेलिब्रिटी कर रहा है, अखबार इससे भरे पड़े हैं। सारी की सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की न्यूड पोर्नोग्राफिक मटेरियल, कुछ पोर्नोग्राफिक वीडियोस इस तरह की बनने लगी हैं, उनका चेहरा यूज़ करके और बॉडी स्ट्रक्चर किसी रियल पोर्नोग्राफिक जो पॉर्न में काम करती है जो एक्ट्रेस, उनका यूज़ करके। अब वो चीज़ बॉडी नेमिंग, बॉडी शेमिंग की आप कहो कि हाँ बॉलीवुड वालों को आदत होती है उतनी बदनामी वो करने की, लेकिन वही वाली बात है ना कि पर्सन इस चीज़ से परेशान हो जाता है, क्योंकि फिर मीडिया वाले आप जानते हो कि मज़े लेने को और मिर्च मसाला बनाने को वो ऐसे सवाल पूछते हैं कि यार हाल ही में भी एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल चल रही है, क्या वो आपकी वीडियो है क्या, ठीक है। तो अब वो सेलिब्रिटी को पहली बार पता लगता है ऐसा कि ऐसा कुछ इंटरनेट पे घूम रहा है, तो अब कई लोग उसको सच मान रहे हैं, कई लोग उसको झूठ मान रहे हैं। यूट्यूब उसके टॉन्ट से, कमेंट से भरा हुआ है, ठीक है। और जो है मीडिया वाले उनको छोड़ते नहीं हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पर्सन के ऊपर डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पैदा करती है। और इसके ऊपर मैं आपको एथिक्स में पढ़ाऊंगा। रीसेंट ईयर्स में, रीसेंट डिकेड्स में, जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में, एडल्ट इंडस्ट्री में काम कर चुके लोग होते हैं, दे हैव ऑल्सो कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ सच टेक्नोलॉजी। एक होता है कंसेंट साइन करके ऐसा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, और फिर इन्वॉल्व होकर शूटिंग करवाकर आपको अपना पैसा मिल जाता है एंड यू कम बैक होम। एक होता है कि आपने कुछ करा ही नहीं और आपकी हरकतें ऑलरेडी रोटेट हो रही हैं इंटरनेट पर, ठीक है, आप वायरल हो रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता है। तो मैनी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इन रीसेंट ईयर्स, विद इन अ डिकेड, इस डीप फेक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की वजह से दे हैव कमिटेड सुसाइड। क्योंकि फिर जब कोई भी चीज़ें ऐसी लीक होती है तो एक क्या कहते हैं उसको, पर्सनैलिटी क्लैश एक तब बनता है कि जब आपको सामने वाला ये कहता है कि तुम्हारे लिए कौन सी ये नई बात है। अगर वो फेक तरीके से भी घूम रहा है तो तुम असली में भी तो यही करते हो।
तो बड़े सारे लोग फिर ये स्टेटमेंट रेज करते हैं कि वी आर नॉट मेल स्लर्ट्स या फीमेल स्लर्ट्स, जो कि हम विदाउट कंसेंट इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारी भी एक सोल है और हमारी भी एक कंसेंसुअल डिज़ायर होती है, मतलब हम कंसेंट देकर ही ये सब चीज़ों के अंदर एंगेज होते हैं, कि ये नहीं कि हमारा दिन रात सिर्फ इसी के चीज़ के ऊपर, खाना पीना छोड़कर, धंधा प्रोफेशन सबको छोड़कर यही हमारी इन्वॉल्वमेंट है। और दिस इज़ द रीज़न कि बड़े सारे लोग इस इंडस्ट्रीज को, एडल्ट इंडस्ट्रीज को छोड़कर वो दोबारा नॉर्मल लाइफ बिताना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज वो मेंटल प्रेशर, मेंटल स्टिग्मा के साथ उनको लेकर जाता है। तो ये चीज़ें हम एथिक्स में पढ़ेंगे और डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है, अपने एथिक्स के आंसर के अंदर। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बताया भी है कि कुछ एडल्ट मटेरियल के ऊपर एडवर्टीजमेंट अगर आता है, ठीक है, अब वो एडल्ट मटेरियल हो चाहे ना हो, लेकिन उसको पोर्ट्रे ऐसा करना कि नहीं, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जो है बड़ा चढ़ाकर वो चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। तो वो चीज़ ना एक तरीके से सेक्स एजुकेशन के भी खिलाफ है, जिसकी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कंसिडरिंग एनसीआरबी की जो एक रिपोर्ट है बहुत दर्दनाक, वो ये कि एवरी 2 मिनट्स और एवरी 4 मिनट्स, ऐसी कोई रिपोर्ट है, एवरी मिनट एवरी 2 मिनट्स पर्टिकुलर जेंडर के लोग इस देश में हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में रेप करे जाते हैं। हर 2 मिनट, हर 5 मिनट। कैन यू इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ रेप्स? और उनमें से 90% रेप्स के जो केसेस होते हैं दे गो अनरिपोर्टेड। ये एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा। However, no action shall be taken on a disclosure if it does not indicate the identity of the complainant or a public servant, or if the identity of the complainant or public servant is found to be incorrect. The act is not applicable to special protection group. ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने कुछ कमांडोज का नाम सुना है, एसपीजी कमांडोज का? ये वाले लोग, दे आर वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स, दे आर वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स। यार ये कहीं से भी आ सकते हैं, इसके बारे में कोई कोई जानता नहीं है। आप भी एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद हाई इंटेंसिटी की ट्रेनिंग होती है आपकी। इसके अंदर ना वही जो चीज़ें नहीं होती जैसे आर्मी में, कि आपके जो क्या होते हैं वो जॉइंट और नीज के अंदर वो गैप इतना इतना नहीं होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, घुटने टेढ़े नहीं होने चाहिए, बहुत कुछ देखा जाता है इसके अंदर। बैक सीधी होनी चाहिए, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आपको कोई सर्वाइकल और उसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, श्रेया बताओ इस अटैची में क्या है, क्या हो सकता है इस अटैची में जो एपीएम के बगल में लेकर घूम रहे हैं? हाँ, ये बंदूक है, पता है? साइड से पीएम के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा ना, ये पर्सन ट्रिगर पकड़ा हुआ है यहाँ पर, ये जैसे ही उसको दबाएगा यहाँ से गोलियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। पहले मैं भी सोचता था, मैं कहा पीएम के बगल में सूट लेके चलने का इस टाइम पर क्या काम। ये होते हैं एसपीजी कमांडोस, ये होते हैं मयूर है ना, मैन इन ब्लैक कोट पैंट में बंदूकें ले लेकर। यू नो ये तो एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। चैप्टर हमारा आई थिंक कंप्लीट हो गया, यस। तो ये एक चैप्टर था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ एसोसिएटेड। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर अब आप ना 2014 के लिए अपनी पकड़ बनाओ, बिकॉज ये नीति आयोग को आप छोड़ दो एक बार के लिए, लेकिन बाकी जो बॉडीज़ है ना, यूपीएससी इनके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछता है, और यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक पॉलिटी को लेकर एग्जॉस्ट हो चला है।
तो आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे जिनके बारे में क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में आए ही नहीं है, लाइक NIA के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, रिसेंट ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर नहीं आया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, NHRC, SHRC, लोकपाल लोकायोग ठीक है आया था, पुराना था, CBI के ऊपर 2015 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया, केस पैरेड वाला जैसा कोई एक क्वेश्चन आया था। कुल मिलाकर बस आप ये है कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करो 2024 के लिए, ठीक है, या आने वाले सालों के लिए। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको UPSC ने ब्लेम लगाते हुए नॉट UPSC, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहा था उसको केज पैरेट, जिसके बारे में UPSC ने 2015 में मेंस का क्वेश्चन पूछा था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।